हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप? मेरा नाम है कौशिक और इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कक्षा 11वीं के गणित के बारे में। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखते रहिए। दोस्तों यहाँ पे देखिए, मैं आपको फलन के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। फलन को इंग्लिश में फंक्शन कहते हैं। इससे पहले भी मैं इसके बारे में आपको जानकारी दिया था। अब ये फंक्शन क्या होता है उसके बारे में देखिए। यदि x और y इस प्रकार संबंधित हो कि x के प्रत्येक मान के लिए y का एक निश्चित मान हो तो y को x का फलन कहते हैं। अब इसमें देखिए, ये जो फलन की बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, इसको हम लोग y = f ऑफ x, ये f का मतलब फंक्शन होगा। तो इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं इसको। अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल दे देता हूँ। अब देखिए, एग्जांपल दे देता हूँ, मान के चलिए कहीं पे कोई एक एग्जांपल उदाहरण ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो मान लेते हैं कि कोई एक वैल्यू है आपका f ऑफ x, ठीक है, x का कोई फंक्शन है आपका। इसमें हम लोग लिख लेते हैं कि x² है। इस y के जगह पे कोई भी एक मान हम लोग ले लिए, देखिए x² ले लिए। अब ये जो फंक्शन है इसके अंदर दो चीज़ होता है, एक होता है डोमेन और एक होता है कोडोमेन, और इन दोनों के बीच में रेंज पाया जाता है। तो अब हम लोग देखेंगे कि डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या चीज़ होता है, जिसको हम लोग डोमेन को हिंदी में प्रांत कहा जाता है और कोडोमेन को सहप्रांत और रेंज को परिसर कहते हैं। चलिए यहाँ पे मैं नोट करूँगा, उससे पहले आपको इसका एक एग्जांपल दे देता हूँ। अब इसमें देखिए, हम लोग अगर यहाँ पे जो आपको दिख रहा है f ऑफ x = x²। अब इसमें देखिए, दो मैं इस प्रकार से वृत्त बनाया हूँ। असल में एक को मैं a मान दे देता और दूसरे को b मान दे देता हूँ। अब एक को हम लोग डोमेन कहते हैं। देखिए, ये जो पहला है इसको हम लोग डोमेन कहते हैं, डोमेन भी बोल सकते हैं या फिर इसको प्रांत कहते हैं, हिंदी में प्रांत कहा जाता है। और उसके बाद देखिए, ये मैं नोट कर लिया हूँ। अब उसके बाद दूसरा जो सेट है आपका B, इस B सेट को हम लोग कोडोमेन कहते हैं इंग्लिश में। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कोडोमेन, या फिर इसको आप लोग सहप्रांत भी कह सकते हैं, हिंदी में सहप्रांत भी कहते हैं इसको। अब ये दो चीज़ मैं नोट कर दिया हूँ और इन दोनों के बीच में इसको हम लोग रेंज कहेंगे। तो इसको देखते रहिए। अब सबसे पहले देखिए, ये सेट में एक फंक्शन है। इस फंक्शन के अनुसार मान के चलिए कोई मैं x के जगह पे कोई संख्या ले लिया, मान के चलिए मैं ले लिया आपका 1, ठीक। तो 1 ले लिया x के जगह पे, तो बराबर किस तरफ, इस x के जगह पे भी अगर 1 रखेंगे तो इसका मान हो जाएगा, हमको कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि, ठीक है, 1 का फंक्शन से हम लोग को क्या मिला, 1 मिला। फिर इसी क्रम में देखिए, मैं दूसरा ले लेता हूँ। इसमें मान के चलिए कोई संख्या यहाँ पे ले लिया x के जगह पे 2, तो x के जगह 2 रखूँगा तो इस x के जगह पे चेंजेस क्या होगा यहाँ पे, क्योंकि 2 का घात 2 हो जाएगा तो इसमें मिल जाएगा हम लोग को 4। तो हम लोग कह सकते हैं कि इस 2 का जो फंक्शन है, ठीक है, इस फंक्शन के अनुसार 2 का जो मान है वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा x का मान। यहाँ पे अगर मैं 3 रखूँगा तो 3 का स्क्वायर होकर यहाँ पे हो जाएगा आपका 9। तो इस प्रकार से देखिए ये किस प्रकार चेंजेस हो रहा है। तो इसमें जो ये चेंजेस हो रहा है, हम लोग जानते हैं कि 1 का जो ठीक है 1 डोमेन है, तो 1 का कोडोमेन क्या होगा, 1 होगा, 2 का कोडोमेन 4 होगा, 3 का कोडोमेन 9 होगा। यहाँ पे मान के चले दूसरा कोई संख्या मैं लिख देता, यहाँ पे 4 लिखता और यहाँ पे देखिए कोई एक संख्या अपने मन से लिख देता 10। तो 4 को अगर हम लोग इस फंक्शन लगाएंगे, यहाँ पे 4 रखेंगे तो यहाँ पे 4 चौक 16 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कितना 10 है। तो हम लोग कह सकते हैं कि 4 का यहाँ पे जो कोडोमेन है वो मौजूद नहीं है, उपस्थित नहीं है। तो इस प्रकार से आप नोट कर सकते हैं। इस प्रकार से आप यहाँ पे भी एरो का निशान लगा सकते हैं। इसमें देखिए, जो B के जितना भी अवयव है, जैसे कि 1, 4 और 9, ठीक है, जो कि A के साथ रिलेशन, ये जो फंक्शन है इस फंक्शन को फॉलो कर रहे हैं, उन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। रेंज को हिंदी में परिसर कहा जाता है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, परिसर। और परिसर को ही हम लोग इंग्लिश में रेंज कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जैसे 1 का जो फंक्शन लगा है तो 1 प्राप्त हुआ हमको कोडोमेन, ठीक है। डोमेन का कोडोमेन होता है और कोडोमेन में जो भी एलिमेंट, ठीक है, ए से रिलेशन रखता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परिसर या फिर रेंज।
यहाँ पे देखिए मैं आपको प्रश्नली 1B.2 के बारे में जानकारी दूंगा। इसमें हम लोग प्रांत कैसे ज्ञात करना है उसके बारे में देखेंगे कि कैसे हल करना है। तो पहला प्रश्न इसमें दिया है, देखिए f(x) = 1/x-3 दिया गया है। तो हम लोग हल लिखे और दिया है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसमें जो क्वेश्चन दिया है इसी क्वेश्चन को एक बार नोट करना है हमको। तो f(x) = 1/x-3। फिर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ये जो बटे के नीचे जो संख्या है जी, ठीक है, हर में जो भी संख्या या बहुपद जो भी दिया रहेगा उसको हमको 0 के इक्वल रखना है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे यदि x-3 = 0 हो तो हम लोग यहाँ पे x का मान निकालेंगे। तो इम्प्लाइज यहाँ पे देख के मैं लिख सकता हूँ x-3 = 0। तो इस प्रकार से x का मान हमको मिल जाएगा, x बराबर 3 इधर से पक्षांतर होगा तो हो जाएगा +3, ठीक है। तो इस प्रकार से x का मान हमको मिल जाएगा 3। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए f(x) का प्रांत हम लोग लिख सकते हैं। ये जो फंक्शन दिया है f(x) का जो मान दिया है, इस मान का प्रांत क्या होगा आपका, तो बराबर लिख के हम लोग लिखेंगे r माइनस करली ब्रेसेस के अंदर x का जो भी मान आएगा उस मान को हमको इस प्रकार से लिख देना है। तो देखिए यहाँ पे 3 लिखना है। मैं यहाँ पे करली ब्रेसेस के अंदर 3 लिख दिया। तो इस प्रकार से f(x) का जो प्रांत है हमको प्राप्त हो गया r माइनस करली ब्रेसेस ऑफ 3। तो ये हमारा उत्तर होगा। यहाँ पे देखिए जो हम लोग प्रश्न नंबर 5 ले रहे हैं, इसमें क्वेश्चन दिया गया है इस प्रकार से। तो इस क्वेश्चन को एक बार मैं दिया है के बाद हल लिखने के बाद आपको नोट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को एक बार नोट कर ले रहा हूँ। देखिए अब इसमें हर के नीचे जो संख्या दिया है, जो भी बहुपद दिया है, तो यहाँ पे x² - 7x + 12 दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा यदि x² - 7x + 12 = 0 हो तो, अब देखिए इसमें हर में जो भी बहुपद दिया रहेगा उसको हमेशा 0 के इक्वल रखना है। तो मैं 0 के इक्वल रख दिया। उसके बाद देखिए इसको आगे सॉल्व करूँगा तो मेरे को यहाँ से मिल जाएगा x², ठीक है। वर्ग समीकरण आ चुका है। अब वर्ग समीकरण हल करना आप लोग सीख चुके हैं इससे पहले 10वीं क्लास में, 9th क्लास में, कि ऐसी संख्या को गुना करना है जिसको गुना करने से 12 आया और जोड़ने घटाने से 7 आना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं कि 3 चौके 12 होता है। तो इस प्रकार से 3x - 4x इन दोनों को जोड़ने से 7 आएगा और गुना करने से 12 आएगा = 0। आगे इसको 2 का जोड़ी बना के अगर हल करेंगे तो हम लोग को यहाँ पे मिल जाएगा, देखिए x कॉमन लेंगे तो x - 3 मिलेगा। अब इसमें से -4 कॉमन लेंगे दोनों में से तो हमको मिल जाएगा x - 3 = 0। फिर इसमें से मैं क्या करूँगा, x - 3 को कॉमन ले लूँगा तो यहाँ पे बचेगा x - 4 = 0। अब इसमें से x का 2 मान मिलेगा। इस x के 2 मान को मैं इस समीकरण में, ठीक है, इस वर्ग समीकरण में रखने पर इसका मान भी 0 हो जाएगा। तो जो भी है, चलिए यहाँ पे x का 2 मान निकाल लेते हैं। तो x - 3 = 0 और x - 4 = 0 हम लोग रख सकते हैं। अब इसको आगे सॉल्व करूँगा तो x का मेरे को मान 3 मिलेगा, एक मान। और देखिए x का एक मान मेरे को 3 मिल चुका है और दूसरा जो x का मान मेरे को मिलेगा वो है x बराबर 4। अब इसको मैं प्रांत के रूप में लिखना चाहूँगा तो मैं यहाँ से एक लकीर, स्केल से लकीर खींच लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ f(x), तो यहाँ पे इसलिए मैं यहाँ पे लिखूँगा f(x) = मैं लिख सकता हूँ r माइनस और करली ब्रेसेस के अंदर लिख सकता हूँ 3 और 4। या फिर आप चाहे तो आप लिख सकते हैं f(x) का प्रांत बराबर r - 3 और 4। तो इस प्रकार से बहुत ही आसानी से आप दोनों में से कोई भी लिखेंगे चल जाएगा, ये दोनों ही आपका आंसर होगा। तो दोस्तों मैं आपको अभी प्रश्न नंबर 5 के बारे में जानकारी दूंगा और इसका जो 2, 3 और 4 में जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चन को मैं दूसरे भाग में बताऊंगा। अब इसमें देखिए जो प्रश्न नंबर 5 का पहला क्वेश्चन है, इसमें दिया है 5 + 4 cos x और इसका परिसर हमको ज्ञात करना है। अब इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें त्रिकोणमिति अनुपात क्या है। तो हम लोग को दिख रहा है कि त्रिकोणमिति का cos x खाली इसमें दिख रहा है।
तो cos x का जो रेंज है हमको मालूम होना चाहिए, परिसर क्या होता है वो मालूम होना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं कि -1 और 1 के बीच में रहता है। तो देखिए उसको मैं इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा, अब लिख के फिर मैं यहाँ पे सॉल्व करना शुरू करूँगा। देखिए cos x, अब cos x इसमें हम लोग लिख सकते हैं लेस देन इक्वल टू -1 से, ठीक है। cos x का मान ज़्यादा होना चाहिए या फिर बराबर होना चाहिए, और लेस देन हम लोग +1 लिख सकते हैं। तो ये cos x जो है ये -1 और +1 के बीच में रहता है, ये आपको याद रखना है। अब उसके बाद देखिए अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कि हम लोग cos x के साइड में देखिए 4 है। इसका मतलब हुआ कि दोनों पक्षों में, ठीक है, इसमें बाएं और दाएं दोनों तरफ हमको क्या करना है, हमको लेफ़्ट और राइट में 4 का मल्टीप्लाई करना है। तो अगर मैं देखिए -1 के साथ 4 का मल्टीप्लाई करूँगा तो 4 आएगा, लेस देन इक्वल टू cos x लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे मैं 1 के साथ 4 का गुना करूँगा तो 4 आएगा। 4 का गुना मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि देखिए cos x के साइड में क्या है, 4 है। क्वेश्चन में हमको देखना है 4 है। उसके बाद देखिए cos x के साइड में 4 था तो 4 गुना कर दिए हम लोग। तो इस प्रकार से यहाँ पे दोनों तरफ 4 हुआ और बीच में भी हमको 4 का गुना करना है, तो 4 cos x हमको मिल चुका है। अब यहाँ पे हमको ये 5 प्लस भी लाना है, इसका मतलब दोनों हर जगह पे हम लोग क्या करेंगे, 5 को प्लस कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं ठीक है इस -4 के साथ भी अगर 5 को प्लस कर दूँगा तो फिर मेरे को यहाँ पे देखिए इस प्रकार से मिलेगा। लेसर यहाँ पे भी मैं क्या करूँगा, 5 + 4 cos x, और यहाँ पे भी मैं लिखूँगा 5 + 4। तो इस प्रकार से देखिए इसमें मेरे को मिल जाएगा मान 1 लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे मिल जाएगा 5 + 4 cos x लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे मेरे को मिल जाएगा 9। अब ये देखिए जो 1 और 9 आ चुका है, और बीच में जो हम लोग देख चुके थे 5 + 4 cos x f(x) का मान है, वो मान भी हमको बीच में प्राप्त हो गया है। और लेस देन इक्वल टू के देखिए लेफ़्ट राइट में हमको दोनों तरफ मिल गया 1 और 9। तो इसका मतलब ये हुआ कि f का जो परिसर है तो हम लोग लिख सकते हैं f का परिसर बंद अंतराल वन और 9 है। तो इस प्रकार से बहुत ही आसानी से देखिए हम लोगों को पहला नंबर का परिसर मिल चुका है। तो इस प्रकार से आप बाकी क्वेश्चन को अपने लेवल पे सॉल्व करके उसका आंसर ला सकते हैं। दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका नया अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।